हेलो एवरीवन, बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड ये यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ एसेस की सीरीज, जो कि ऑडिट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप मतलब चाहे इंटर हो या फाइनल हो, ऑडिट में एसेस आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए, प्रॉपरली आपको समझ के रखना चाहिए एसेस। ऑडिट देखो, सबसे पहले बात, ना तो प्रैक्टिकल है ना तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। मेरे हिसाब से वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आती है। टेक्निकल इन द सेंस मतलब थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बिकॉज ऑडिट में ना आप सिर्फ थ्योरेटिक आप सोचोगे कि थ्योरी आते ही चले जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी शेयर करना होगा अपने ऑडिट का। एंड सिर्फ आप ये समझोगे कि नहीं, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट से आंसर लिखोगे तो आपको वैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपको की वर्ड्स बहुत याद रखना पड़ेगा इन सब में। ऑडिट इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि ऑडिट बहुतों को रोकते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, ऑडिट में लोग बेसिकली मतलब एक बहुत यूज सिलेबस, एक ओशन ऑफ सिलेबस है, तो इसको याद करना, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। बट हाँ, तो मैं इसे ट्राई करूंगा जितना आप लोग के लिए इजी करने के लिए। तो इसी के लिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एसे 240, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे इन द करिकुलम। एंड इसे याद करने के लिए सबसे बेस्ट, देखो पहले सबसे पहले तो ऐसे नंबर याद है। ऐसे नंबर 240, 240, 240 यानी कि अली बाबा एंड द 40 चोर। चोर यानी कि फ्रॉड। तो इसको याद करने के लिए ना, बिकॉज देखो, आपको एग्जाम में ऐसे और उस ऐसे का पूरा नाम प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, आप एक्स्ट्रा एडवांटेज लो पाओगे। एंड मार्क्स क्या, आपको एडवांटेज क्या, आपको उसके ऊपर भी मार्क्स मिलते हैं। तो 240 मतलब, मैं ऐसे ही याद करता, 240 मतलब 40 यानी अली बाबा ने 40 चोर। 40 चोर यानी कि फ्रॉड। तो द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक और बार मेरे साथ, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब देखो, सबसे बेसिक इस लाइन से मतलब क्या होता है कि ऑडिटर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सबसे पहला बात, जब भी वो कोई फ्रॉड उसके सामने आता है या उसके आइडेंटिफिकेशन में आता है, कि जब उसको रिकग्नाइज करता है कि हाँ, यहाँ पे मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो ऑडिटर का काम फ्रॉड ढूंढना नहीं है, उसका काम है ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना। तो कि तो उसके दौरान, अगर जो उस प्रोसेस के दौरान, ऑडिट प्रोसेस के दौरान, अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये ऑडिट का कुछ मतलब फ्रॉड हो रहा है इस एरिया में, तो वो उसको सही से प्रेजेंट करे, उसका सही एक्शन ले। तो उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो सबसे पहले इस और ऐसे 440 में, 240 में हम लोग जो पढ़ते हैं, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, देखो, मेन पर्पस क्या ऑडिटर का, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये हम लोग जानते हैं, ऐसे 315 सीरीज में आता है ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वगैरह। तो टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। तो देखो, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई फ्रॉड करना है या आइडेंटिफाई या असेस करना है फ्रॉड को। यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो दो फर्क है इसमें। देखो, सबसे पहला बात, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड फ्रॉड दोनों अलग अलग चीज़ है। तो आप इसको ये मत सोचो, देखो, अगर आप ये लिखे हुए ना टू आइडेंटिफाई एंड असेस द फ्रॉड, तो आपको पहला बात तो पूरा ही गलत है। ऑडिटर का काम नहीं है फ्रॉड ढूंढना, ऑडिटर का काम है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढना। सो टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद अभी कैसे ढूंढेगा, तो उसके लिए उसको एस ए ई मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो उसको वो ऑब्टेन करना पड़ेगा ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस उसको करने के लिए, उसके लिए सब पहले बात तो सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट यानी कि मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पे देखो, क्वांटिटी और अप्रोप्रिएट मीन्स क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अगर आपके पास 10 इनवॉइस है टोटल, आपके जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, एंड उसके बाद 10 इनवॉइस है, ठीक है। अब बट ऑब्वियस सा बात है कि आप दसों का दसों इन्वॉइस तो चेक करोगे नहीं, आपको अपना जजमेंट पास करना है उस एरिया में। तो आप क्या करोगे कि आप 5 या 50% समझो, या चलो 4 या 5 आप इन्वॉइस सेलेक्ट किए सैंपल बेसिस में। तो जो कि आपको लगता है कि सफिशियंट है मेरे, तो वो हो गया क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब 4 या 5 इन्वॉइस। अब क्वालिटी यानी कि अप्रोप्रिएट। सिर्फ आप ये नहीं हो कि आप 4 ऑडिट एविडेंस उठा लिए, 4 इन्वॉइस उठा लिए, नहीं होता। आपको क्वालिटी भी चेक करना पड़ेगा। क्वालिटी कैसे चेक करेंगे? या तो देखो, बहुत जन क्या होता है ना, जैसे कि मैं क्या करता था अपने ऑडिट में, मैं हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू,
और जो पार्टीज है वो रिपीट ना हो, उस तरह से इनवॉइस सेलेक्ट करता था। तो उससे क्या होता है कि मेरा सारा ट्राई करो कि वो आपका सारा कवर हो जाए एक रेंज में, ठीक है। तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब देखो आप ऑडिट एविडेंस ले लिए, अब आप को रिस्पॉन्ड करना है जो आप आइडेंटिफाई या सस्पेक्टेड फ्रॉड आपको लगा है, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव कैसे याद होगा? सबसे पहले याद है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या करना है, हम लोग को आइडेंटिफाई एंड करना है एंड असेस करना है ड्यू टू फ्रॉड। उसके बाद हम लोग कैसे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब तो रिस्क तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बाद हम लोग उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑडिट में हमेशा याद रखना एक ही मतलब होता है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की, अब उसके बाद आता है, अब एविडेंस भी कर लिया, एविडेंस करने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करना है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा याद रखना। ये जो 3 चीज़ है ये ऑडिट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऐसे 240 में। तो इसको याद करके अब चलते हैं। अब सबका मन में क्वेश्चन है फ्रॉड है क्या, ठीक है। देखो एक होता है एरर जो अनइंटेंशनल होता है, कभी मैथमेटिकल एरर हो गया, कुछ भी हो गया, कास्टिंग एरर हो गया। कास्टिंग एरर मतलब जैसे कि टोटल आप लास्ट में कर रहे हो एंड प्रेजेंटेशन में कुछ और आ रहा है, तो वो सब कुछ कुछ छोटा मोटा एरर होता है जो कि ह्यूमन एरर हो सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, फ्रॉड एक हमेशा इंटेंशनल एरर होता है जिसमें मोर देन वन या वन कोई भी वन और मोर देन वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। एंड बेसिकली देखो ये इंडिविजुअल कौन होगा ना, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिकॉज उन लोगों के पास पूरा सुप्रीम पावर रहता है। इनफैक्ट दोज चार्ज विद गवर्नेंस, इन लोगों के पास बेसिकली ज़्यादा पावर होता है फ्रॉड करने का। एम्प्लॉयज़ एंड थर्ड पार्टीज भी आती है, बट हाँ बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पावर होता है, बिकॉज उन लोगों के पास पूरा एक्सेस रहता है कंपनी के। तो उन लोगों को पता है कि किस एरिया में लूप होल हम निकाल सकते हैं, किस एरिया में कंपनी के थ्रू फ्रॉड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो फ्रॉड का डेफिनेशन क्या लिखना होगा, लिखना पड़ेगा तो लिखिए फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल अमंग मैनेजमेंट, those charged with governance, employees or third parties involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage। क्या बोला, अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। तो देखो देखो ऑब्वियसली लीगल एडवांटेज होगा तो ऑब्वियसली वो फ्रॉड नहीं कहा जाएगा, तो इलीगल हमेशा याद रखना, इलीगल। तो इलीगल फ्रॉड होता है। अब देखो ये मिस स्टेटमेंट, देखो जैसे मैं अभी बोल रहा था ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेंशन किया, मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल एरर कैन अराइज आइदर फ्रॉड और एरर, ठीक है। तो अब फ्रॉड किस टाइप के फ्रॉड होते हैं? देखो दो टाइप के फ्रॉड होते हैं बेसिकली, एक मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वापस बोलना, मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और दूसरा होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। तो देखो अब दो चीजें हैं इसमें, एक होता है रिजल्टिंग फ्रॉडुलेंट, जब फाइनेंशियल प्रिपेयर करती है कंपनी, तो कंपनी कुछ कुछ जाके जैसे विंडो ड्रेसिंग होता है या बोल रहा प्रेजेंटेशन करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसमें आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि समझो, या समझ लो आप कोई चीज़ का जैसे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, तो वो आप सही डिपेक्ट नहीं कर रहे हो, स्टॉक का क्लोजिंग वैल्यू सही से डिपेक्ट नहीं कर रहे, क्लोजिंग स्टॉक आपका समझो अगर आपके पास एक्चुअल में 100 है, आप उसको अबव करके दिखा रहे हो, तो वो सब में फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है। एंड उसके साथ साथ होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट मतलब समझो कंपनी के पास कोई असेट है, वो या तो मतलब कोई थर्ड पार्टी उसको यूज कर रहा है जबकि वो कंपनी यूज नहीं कर रहा है, या कंपनी के नाम पे खरीदा हुआ है एंड कंपनी को पता ही नहीं है कि वो मेरा एसेट है। जो एम्प्लॉय वो कंपनी के नाम पे खरीद लिया, कंपनी में बिलिंग हो रहा है, बट आप एक्चुअल में देखोगे तो वो कंपनी के पास है ही नहीं। तो अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बेसिकली एक इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड होता है। अब तो इसमें क्या होता है ना, ऊपर लेवल का मैनेजमेंट जानबूझ के प्रेशराइज करते हैं, या लो एम्प्लॉयज के पास, या टॉप लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजर्स बोल लो, जिनके पास इंसेंटिव होता है, या उनको इंसेंटिव दिया जाता है या प्रेशराइज किया जाता है कमिट फ्रॉड करने के लिए फ्रॉडुलेंट फाइनेंस। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं है भाई, पहला बात तो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएगा वो बैठ के, जो अब उसके लेवल के नीचे है वो बना के उसको देगा, एंड वो उसके बाद चेक करेगा एंड उसके बाद उसको आगे ऑडिटर के पास भेजेगा। बट वो क्या करेगा ना, इसके बीच में ना वो एम्प्लॉय को या जो भी उसको बना रहा है उसको प्रेशराइज करेगा, या उसको बताया कि नहीं देखो तुम ऐसे करो, या तुम इसको ऐसे प्रेजेंट करो, स्टॉक को ऊपर नीचे करो। तो वो एक प्रेशराइज किया जाएगा। और दूसरा आता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट में क्या होता है ना आपका, देखो एक अपॉर्चुनिटी होता है, सपोज एक एम्प्लॉय है जिसके पास पूरे मतलब फैक्ट्री के, जिस फैक्ट्री में जो भी असेट्स है उसका पूरा उसके पास उसका कंट्रोल है, उसका इनवर्ड से लेकर आउटवर्ड से लेकर कैसे वो यूज हो रहा है, तो उस दौरान वो उस असेट को किस तरह से यूज कर रहा है अपने पर्पस के लिए, इलीगल एडवांटेज के लिए, तो वो
उस असेट को मिस अप्रोप्रिएट करता है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखो, जैसे मैंने क्या बोला, incentive or pressure to commit fraudulent when management is under pressure from source outside or inside the entity। ठीक है, तो ये बाहर के लोग भी या अंदर के लोग भी करा सकते हैं। टू अर्न, देखो, टू अचीव एन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स टारगेट और फाइनेंशियल आउटकम। तो जैसे मैंने कहा ना कि कभी कभी आपका होता है ना कि स्टॉक को लेके फ्लक्चुएट करना या जान उसके विंडो ड्रेसिंग करना, तो इस वजह से। अब दूसरा यहाँ पे दूसरा चीज है, अब आते हैं मिस अप्रोप्रिएशन असेट में। अब जैसे सपोज देखो, एक इंडिविजुअल जो कि डिसऑनेस्ट होता है या उसको पता है कि उसके कैरेक्टर में है, तो वो फ्रॉड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड में एग्जिस्ट व्हेन इंडिविजुअल बिलीव्स इंटरनल कंट्रोल कैन बी ओवररिडन। देखा, वो पहला बात उसको पता है, भाई भाई मेरा एटीट्यूड ऐसा, मैं चोरी करना है, मैं चोरी करूंगा। और उसको वो कंपनी का लूप होल पता चल गया कि इंटरनल कंट्रोल वीक है, यहाँ पे उतना वो आराम से चोरी करके भाग सकता है, तो वो वहाँ पे करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, अब इसके साथ जो होता है ना यहाँ पे, अब अब इसके बाद नीचे चलते हैं। हाउ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बी कॉज्ड बाय एंटिटीज। तो अब यहाँ पे ये आप पढ़ लेना बाद में, बढ़ा मेन यहाँ पे मैं आता हूँ इसका। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, तो मैंने क्या बोला पहले, दो चीज फ्रॉड कैसे होता है, एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से और एक होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट से। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे कंपनी अचीव करती है, तो सबसे पहला बात, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोज आपके पास इनवॉइस आया स्टॉक का कि आपने 100 स्टॉक खरीदा है। ठीक है, बट वो एक्चुअली आपको इनवॉइस नहीं दे रहा, वो आपको क्या क्या डुप्लीकेट इनवॉइस बना के 200 का दिखा दे, देखो भाई मेरे पास ऑडिटर है, वो ऑडिटर, ऑडिटर है, देखो तुम क्या बोलो, 100, 100 नहीं है, देखो 200 है। तुम सही से देखो, कहाँ 100 दिख रहा है, 200 दिख रहा है ना, हाँ, तो देखो। तो इस हिसाब से वो मैनिपुलेट कर सकता है, फॉल्सिफाई कर सकता है। तो आजकल इन्वॉइसेस बनना बहुत ईजी है, फेक इन्वॉइस ऐसे बनते हैं, तो वो ऑडिटर का जजमेंट के ऊपर है, वो किस तरह से पकड़ता है। ऑडिटर का काम नहीं है कि सारा चीज, इसलिए बोलता है ना, उसका काम है ढूंढना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। उसका काम नहीं है कि जाके ढूंढे अरे इधर फ्रॉड कैसे, मेरा काम, उसका काम है ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट व्यू करना। ठीक है, तो अब उसके बाद दूसरा आता है मिस रिप्रेजेंटेशन इन और इंटेंशनल ओमिशन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सपोज, अब क्या किया ना, एम्प्लॉयर लोग के पास कोई या तो लॉ सूट आया या तो कोई बहुत बड़ा लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से कंपनी का गुडविल या कुछ भी हैम्पर हो सकता है, तो वो क्या किया, उसको छुपा दिया, वो दिखाया ही नहीं। भाई वो गया अपने घर में ले जाके फाइल बंद करके रख दिया। ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि भाई उसके फाइल में रखा हुआ है, तो उसके लिए उसको चेक करेगा, वो थर्ड पार्टी से कंफर्म करेगा, लॉ सूट हुआ तो वो लीगल टीम या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब अलग अलग साइड, अलग अलग जगह से वो ट्राई करेगा कि उसको कुछ ऐसा पता चले कि जो कंपनी अपने बुक्स में नहीं आइडेंटिफाई। तो हम लोग बोलते हैं हमेशा क्रॉस वेरीफाई करते हैं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन इज द बेस्ट कंफर्मेशन विच एन ऑडिटर कैन टेक। सो इसी के साथ तो वो मिस रिप्रेजेंट करेगा, इंटेंशनल ओमिशन करेगा, घर में जाके छुपा दिया। ठीक है, अब उसके बाद इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्या देखो, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रॉपरली बना हुआ रहता है, ठीक है, उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अब उसको जान उसके वो मिस अप्लाई करेगा। कहीं उसको स्टॉक, उसको पता है कि फेयर वैल्यू या जो भी स्टॉक का कोई प्रिंसिपल है, उसको वो मिस अप्लाई करेगा एंड उसको वो दिखाएगा कि भाई मैं तो सही किया बट एक्चुअली वो मिस अप्लाई करके रखा है। ठीक है, तो अब इसके बाद अब आता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफन इन्वॉल्व मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, जैसे पढ़े थे, दैट otherwise may appear to be operating effectively. Fraud can be committed by management overriding control using such techniques as, अब देखो कैसे कैसे, रिकॉर्डिंग fictitious journal entries, inappropriately adjusting assumptions, omitting, कंसीलिंग, नॉट डिस्क्लोजिंग, बोला ना, घर में छुपा के रख दिया। ठीक है, इंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, अब ऐसा ट्रांजेक्शन दे दिया जो ऑडिटर का माथा घूम गया, भाई भाई देखो, पहला बात तो पार्टनर लास्ट लेवल में आते हैं, उसके बाद मैनेजर सीनियर, पहले आर्टिकल देता, आर्टिकल देगा भाई ये क्या हो रहा है, मेरा माथा घूम रहा है, वो मैनेजर को जाके बोला सर सर देखिए सर मैं माथा घूम रहा है यहाँ पे, मैं क्या करूँ। तो उसको भी समझ में नहीं, अरे भाई ये तो बहुत गलत बात है, ये तो मुझे जाना पड़ेगा मेरे सीनियर के पास, तो वो अपने सीनियर के पास गया, ऐसे करके पार्टनर के पास बहुत पहुंचा, तो पता चला ये तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, स्ट्रक्चर इस तरह से मिस रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ऐसे करके बहुत से तरीके होते हैं। फिर होता है ऑल्टरिंग रिकॉर्ड, जैसे मैंने बोला ना, इनवॉइस को बोला भाई देख भाई 200 है, 200 कहा तुझे 100 दिख रही है। ठीक है,
तो अब इसके बाद है हाउ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। ठीक है, मिस अप्रोप्रिएट देखो, सबसे पहला बात है इम्बेजलिंग रिसीट्स, या फॉर एग्जांपल मिस अप्रोप्रिएशन कलेक्शन ऑन अकाउंट रिसीवेबल्स और डाइवर्टिंग रिसीव्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ अकाउंट्स टू पर्सनल बैंक अकाउंट्स। तो समझो एक काम किया, एक कंपनी का एक डेटर था, वो राइट ऑफ हो गया, उससे कंपनी को मिल रहा था 1 लाख रुपया। अब एम्प्लॉय देखा कि भाई ये एक डेटर तो देने को रेडी हो गया, पर ये तो राइट ऑफ हो गया। तो वो क्या किया, अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा डलवा लिया, उसको राइट ऑफ को रिवर्स मार दिया, एंट्री सब बंद कर दिया, मार उड़ के क्लोज। तो वो क्या किया, 1 लाख रुपए अपने घर ले गया, बोला आज तो मेरे मजे ही मजे, बोलते हैं ना, इसकी बहन की मजे ही मजे। तो वो ये गाते गाते चला गया। अब दूसरा था स्टीलिंग फिजिकल असेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अब क्या किया भाई, वो पैसे भी ले लिया, अब क्या करे, अब उसको मन में दूसरा फ्रॉड करते हैं। तो वो क्या किया, चला गया फैक्ट्री में, चलो आज तो मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री में, घूम के आता हूँ, बड़े मजे करके आऊंगा, देखता हूँ क्या हाथ मार सकूं। तो वो चला गया फिजिकल एसेट ढूंढने। पता चला वहां पे एक एसेट पड़ा हुआ जिसका कोई लवारिश की तरफ पड़ा हुआ, वैसा कोई अता पता नहीं है कंपनी को, उसको पता था कि यहाँ से कोई अकाउंटिंग हो रही नहीं है ढंग से, ना कंट्रोल है, तो ओवरराइड कंट्रोल कर सकता है। तो वो क्या किया, एसेट को उठाया, अपने पॉकेट में रखा, चल दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ तरीके होते हैं कि किस तरह से वो कर सकता है, किस तरह से वो आगे वो उसको, एक सेकेंड कहा गया, हाँ, तो किस तरीके से वो असेट्स को चुरा सकता है। ठीक है, या फिर अपने एंटिटी को, असेट को पर्सनल यूज। अब एंटिटी के पास एक जगह था, एक फैक्ट्री में जगह लिया हुआ था, समझ लिया कहीं आउटस्कर्ट में एक ऑफिस का जगह था, वो क्या किया, उसको रेंट पे लगा दिया दूसरे को, अपने रिश्तेदार को लगा के पूरा रेंट कमाया, बोला भैया ये तो मेरा ही घर है, आगे ले लो, अब रहो आराम से, खाओ पियो मौज करो। रेंट लिया, चला गया, जबकि वो असेट उसका नहीं था, वो असेट कंपनी का था, कंपनी के यूज के लिए था। ठीक है, तो वो एंटिटी को असेट, एंटिटीज के असेट को अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है। या सपोज एक असेट था, उसको उसको लोन चाहिए, उसको पता है कम उसके नाम पे तो मिलेगा भाई, वो तो फ्रॉड है, उसके पास तो बैंक में 1 रुपए नहीं है भाई, सभी तो फ्रॉड कर रहा है। तो वो क्या किया, एंटिटी के असेट के नाम को सिक्योर करवा के असेट को ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कि मेन चीज है, हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। तो देखो भाई, सब क्लियर बात, 100 बात की एक बात, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड rests with both those charged with governance of the entity and management। तो जैसे मैंने कहा था, ऑडिटर का काम नहीं है कि वो प्रिवेंट करेगा और डिटेक्ट करेगा फ्रॉड, उसका काम यही है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो हमेशा याद रखना, कभी ये गलती से मत लिखना कि ऑडिटर का काम है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और होता है। यहाँ पे इस ऐसे का मतलब ये है कि जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा था, तो उसको जो जो प्रोसेस मिला, उस प्रोसेस में कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ, तो उसको कैसे वो ट्रीट करेगा, कैसे उसके बेसिस अपना जजमेंट पास करेगा। तो ये काम ऑडिट, फ्रॉड डिटेक्ट करना काम मैनेजमेंट का है, एंड टीसीडब्ल्यूजी यानी टूल्स चार्ज विद गवर्नेंस का है। ठीक है, ठीक। तो अब मैनेजमेंट का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि वो कुछ ऐसे कंट्रोल्स रखे, या कुछ अपना मतलब प्रिवेंटिव नॉर्म्स रखे, जिससे कि ये फ्रॉड डिटेक्ट हो एंड नहीं हो। और एक क्रिएट, और देखो जो एम्प्लॉयज भी होते हैं ना उसके, चाहे वो टॉप लेवल और लो लेवल, उसको एक वैसा कल्चर ऑफ हॉनेस्ट बिहेवियर, एथिकल बिहेवियर मेंटेन रखना चाहिए। ये नहीं कि जिसको तो इसको उठा के रख लिया और उसके बाद वो चोरी करके चला गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, देखो ये उसमें क्या है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना ऊपर, तो जैसे एक पैराग्राफ, एन ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसे रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर कॉज बाय फ्रॉड। देखो कोई भी चीज़ हो, चाहे फ्रॉड से हो, एरर से हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद the risk of not detecting a misstatement resulting from it higher than the risk of not detecting one resulting from error। देखो इसका मतलब ये होता है ना, बिकॉज देखो ऑब्वियसली जो फ्रॉड से रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसमें टॉप लेवल का डिस्कशंस होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो एक उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है जाके। एंड जो एरर होता है देखो वो सामने पकड़ में आ जाएगा, देखो वो इंटेंशनल है, वो इंटेंशनली नहीं किया हुआ। ठीक है, तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज किया जाता है फ्रॉड। आपको लगता है कि फ्रॉड इजी नहीं, फ्रॉड फाइंड करना इजी नहीं। देखो आप बहुत सारे केस स्टडी सुने होंगे कि बाद में 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल बाद पता चलता है ये कंपनी फ्रॉड है, ऑडिटर का साइन का, बिकॉज उसको नहीं पता चला। एंड देखो उसमें उसकी भी गलती नहीं, ऑडिटर की। देखो ऑब्वियसली ऑडिटर का काम है कि अपना वो सही से
प्रोसीजर्स अप्लाई करे। बट अब नहीं मिला तो वो बेचारे वो उसको बोलते बोलते भाई ये ऑडिटर तुमने क्यों नहीं पकड़ा, ठीक है। तो अगर उसके पास प्रूफ है कि हाँ देखो मैंने सारे प्रोसीजर्स अप्लाई किए, सब कुछ सही से अप्लाई किया, तो ऑडिटर बच जाएगा। वरना देखो ऑडिटर को भी गवर्नमेंट अपने साथ ले जाएगी अंदर, बोले बेटा तुम भी चलो जेल में, ठीक है। अब उसके बाद आता है, देखो द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट अ फ्रॉड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज स्किलफुलनेस ऑफ परपेट्रेटर, द frequency and extent of manipulation, the degree of collusion involved, the relative size of individual amount manipulated, and the seniority of the individual involved। तो देखो ये वो बोलता है ना प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करता है ऑडिटर, तो ऑडिटर का देखो कितना स्किलफुली वो अप्लाई करता है, किस तरह से अपना दिमाग चलाता है, किस तरीके से वो सब चीज को देखता है, चीज का एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है, इंक्वायरी करता है, रीपरफॉर्म करता है, तो जाके उसको पता चलेगा कि फ्रॉड है क्या नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं ना फ्रॉड, जब हम लोग ऑडिट में जाते हैं ना तो सीनियर टीम्स भी इन्वॉल्व रहती है, एंड सीनियर टीम्स का मेन काम होता है, देखो आर्टिकल्स लोग का काम होता है, देखो जो टॉप लेवल से उसको ऑर्डर मिल रहा है वो अपना काम कर रहा है, वाउचिंग हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, बैंक स्टेटमेंट का रिको बनाना, ये सब वगैरह। बट जो एक्चुअल क्वालिफाइड सीएज है, पार्टनर्स है, डायरेक्टर हो गए, उन लोग का काम है कि ऑडिट, उन लोग देखो मेन एक्चुअली काम तो पार्टनर को ही अपना साइन करके देना होता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना जब टॉप लेवल का जब इन्वॉल्वमेंट होता है ऑडिट प्रोसेस में, टॉप लेवल सीनियर एक्सपीरियंस ऑडिटर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, फर्दरमोर द रिस्क ऑफ ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसट्रीटमेंट रिजल्टिंग फॉर मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन फॉर एम्प्लॉय फ्रॉड। देखो एम्प्लॉय बेचारा देखो उसके पास लिमिटेड पावर्स रहती है, ठीक है। वो थोड़ा भी उधर उधर करेगा तो मैनेजमेंट को भी पता चल जाएगा, ठीक है। और जो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है भाई, वो एम्प्लॉय के पास उतना पावर नहीं है जाके देखे कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसीलिए उसका वो पावर ज़्यादा रहता है मैनेजमेंट के पास, एंड उसको डिटेक्ट करना इजी नहीं है, ठीक है। द ऑडिट फाइनली द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब होता है यहाँ पे क्वेश्चनिंग माइंड, हमेशा क्वेश्चन कर, अच्छा ये है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इनवॉइस में ये नंबरिंग ऐसा क्यों आ रहा है, या ये सीरियल नंबर क्यों नहीं मेंशन है, यहाँ पे ये साइन क्यों नहीं, ये दूसरा साइन क्यों, क्योंकि आप देखोगे एक इनवॉइस में या दूसरा इनवॉइस में दो अलग अलग लोग साइन कर रहे हैं। तो ऑडिटर का सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज होगा कि भाई ये एक इनवॉइस में एक कौन किसका ऑथराइज है कि जो साइन करे, तो ये दूसरा बंदा क्यों साइन किया, ठीक है। तो उसके बाद मैनेजमेंट अपना जो भी रीजन देगा उसके बेसिस में वो अपना जजमेंट पास करेगा, ठीक है। अब आता है व्हाट आर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आर इवेंट्स और कंडीशंस दैट इंडिकेट एन इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड और प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। देखो कुछ कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे फ्रॉड रिस्क किया जा सकता है, ठीक है। तो वो इवेंट्स एंड कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं जो इंडिकेट करेगा इंसेंटिव और प्रेशर, ठीक है। दे नीड टू मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड पार्टीज टू obtain additionally equity finance may create pressure to come। अब देखो जैसे कंपनी के पास क्या है ना, उसको बैंक से लोन लेना है। अब उसको पता है भाई मेरी तो स्टॉक भी नहीं है, एसेट भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिस अप्रोप्रिएट कर दूंगा, विंडो ड्रेसिंग कर दूंगा, ताकि जो अगर समझो मेरे असेट ज्यादा दिखे एंड उसके बेसिस में बैंक को लगेगा कि अरे भाई इसके पास तो बहुत असेट है, मैं इसको लोन दे सकता हूँ आसानी से, कुछ नहीं होगा तो मैं इसका असेट ले जाऊंगा, पता चला सर असेट ही नहीं है। तो इस वजह से उन लोग फ्रॉड करता है। फिर आता है आपका ग्रांटिंग, फिर उसके बाद आएगा आपका ये चीज, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, ग्रांटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट बोनसेस इफ अनरियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट्स आर मेट। अब देखो एम्प्लॉय को भाई दरकार है बोनस की, देखो हम लोग सब एम्प्लॉय लोग को बोनस अपना वेरिएबल पे के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, हम लोग को बहुत खुशी होता है, जितना हम लोग फिक्स कंपेंसेशन नहीं मिलता उससे ज्यादा जब बोनस दिखता है ना, तो चेहरे पे एक अलग ही रौनक आती है। तो अब एक एम्प्लॉय था, उसको बोला भाई देखो भाई अगर मैं ये टारगेट अचीव कर ले, एम्प्लॉय बोला इफ यू टारगेट सपोज अगर आप 25 25 सब फॉर एग्जांपल जब 1 लाख प्रॉफिट आप दिखा दिए कंपनी में, तो आपको इतना बोनस मिलेगा, और उससे ज्यादा करोगे तो उसके बेसिस पे आपको परसेंटेज जितना अब उसका अमाउंट जाएगा तो परसेंटेज में बोनस का है। तो एम्प्लॉय क्या किया, वो अपना प्रॉफिट रेवेन्यू ऊपर नीचे कर करा के सब प्रॉफिट दिखा दिया, देखो सर मैंने तो 5 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया कंपनी का, कंपनी का 5 लाख प्रॉफिट हुआ, जबकि प्रॉफिट हुआ ही नहीं उतना। वो क्या किया, उसको बोनस दे दिया, भैया तुम भी खुश मैं भी खुश, चलो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ फ्रॉड फैक्टर्स होता है, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट, जैसे ये मैंने ऊपर पढ़ा था ना फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बताया था। अब उसमें इंसेंटिव या प्रेशर क्या क्या होती है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इज थ्रेटन बाय इकोनॉमिक इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशन सच एज। अब देखो मार्केट में बहुत सारी कंपटीशन होता है,
टाटा, रिलायंस सब लड़ रहे एक दूसरे से, सबको अपना प्रॉफिट दिखाना, हाई प्रॉफिट क्वार्टर बाय क्वार्टर एंड प्रॉफिट, सबको अपना शो करना कि आज मैंने इतना बिलियन प्रॉफिट अर्न किया या उसको इतना बिलियन प्रॉफिट अर्न किया। तो वो एक कंपटीशन बनता है, उस वजह से एक प्रेशर बनता है कि हाँ मुझे ज़्यादा दिखाना है। तो वो भी एक समटाइम्स एक रीजन होता है फ्रॉड का। ठीक है। अब अब इसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लॉसेज मेकिंग द थ्रेट ऑफ बैंक्रप्सी। अब देखो कंपनियां लगातार लॉसेज हो रहा है, कंपनी को पता चला भाई मैं तो बैंक्रप्ट हो जाऊंगा, मुझे बैंक्रप्सी दिखाना पड़ेगा, जो कि कंपनी नहीं चाह रहा। तो वो क्या किया, उसको फ्लक्चुएट करके, मैनिपुलेट करके, फॉल्सिफाई करके अपने बुक्स को शो कर रहा है। ठीक है। अब कोई न्यू अकाउंटिंग या स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, जब देखो जब जीएसटी आया था ना, तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। तो लोगों ने बहुत सारे, जैसे जीएसटी में ना स्टॉक का एक सेक्शन जाता है जीएसटी में, वो चीज़ लोगों को दिक्कत करने लगी थी कि जीएसटी में आएगा तो ये सब स्टॉक वॉक को लेके मुझे बताना पड़ेगा कितना स्टॉक है नहीं है। फिर उसका अलग से रिपोर्टिंग होता है, कैलकुलेशन होता है आपका। देखोगे आप इनकम टैक्स में भी जब देखोगे ना, एज पर जो 3B वगैरह, जीएसटी या 3B वगैरह का रिकन्सिलेशन होता है, तो उस सब में भी जब आया था तो एक प्रेशर बन गया था। तो उसमें भी बहुत सारे लोग ने उस चीज़ का फायदा उठाया था। ठीक है। अब उसके बाद एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट फॉर मैनेजमेंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स एक्सपेक्टेशन, जैसे ऊपर पड़ा था। प्रॉफिटेबिलिटी और ट्रेंड कंपटीशन की वजह से नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेट ऊपर पड़े थे। ठीक है। तो ये सब चीज़ पढ़ लेना आप एक बार। अब आते हैं हम इसके बाद अपॉर्चुनिटीज में। ठीक है। द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री और एंटिटीज ऑपरेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन fraudulent financial reporting that can arise from the following: significant related party transactions। अब देखो अपॉर्चुनिटीज कैसे होता है, कोई कोई रिलेटेड पार्टी के साथ नॉर्मल ट्रांजेक्शन बट कुछ एक अनयूजुअल ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप। ठीक है। और विद रिलेटेड एंट्रीज नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय अनदर फर्म। ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होता है कि चलो ठीक है, वो रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन कोई ऑडिट नहीं हो रहा तो उसका फायदा उठाया जाए। ठीक है। Asset liability revenue expenses heads based on significant estimates that involve subjective judgment। अब देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ ऐसा ऐसा सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स या जजमेंट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। जो कि ऑडिटर के लिए इतना इजी नहीं होता फाइंड करना। ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस चीज को मैनेजमेंट उसी को फायदा उठा के उस चीज को इस तरह से प्रेजेंट करेगा कि वो ऑडिटर के लिए भी फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए उसके साथ हम लोग आता है हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन करा ईयर एंड में कि भैया ऑडिटर हाथ पकड़ के बैठ गया, भाई ये क्या ट्रांजैक्शन मार दिया तूने। तो वो मैनेजमेंट गया, मैनेजमेंट एक्सप्रेशन बताया, ऑडिटर का भी दिमाग खराब, ऑडिटर बोला ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ। तो उस चीज़ का वो फायदा उठा लिया। ठीक है। अब significant bank accounts or subsidiary of branch operation in tax haven jurisdiction for which there appear to be no business jurisdiction justification। तो क्या क्या बेसिक कोई कोई कंट्रीज में ना टैक्स बहुत लीनियंट होते हैं, वहाँ पे एकदम मतलब नॉमिनल टैक्स होते हैं, मतलब टैक्स का कोई वो वैल्यू नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या किया कंपनी, अपना फॉल्स कंपनी का नाम खोल के रखा है, उसके साथ ट्रांजेक्शन कर जान मुझ के, ताकि सपोज इंडिया में टैक्स अगर 30% है और दूसरा कंट्री में कंट्री XYZ में अगर 5% टैक्स है, तो क्या करेगा यहाँ का प्रॉफिट वहाँ शिफ्ट कर देगा और वहां से टैक्स पे करेगा ताकि इसका यहाँ का प्रॉफिट बच जाए। तो ये एक तरीका होता है। ठीक है। द मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट इफेक्टिव एज ए रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग: डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन और सिंगल ग्रुप। अब देखो एक अकेला आदमी पूरा कंपनी को संभाला तो उसके पास पूरा पावर रहता है, तो वो डोमिनेट करता है। या फिर ओवरसाइट बाय दो चार्ज विद गवर्नेंस ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड इंटरनल कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिव। इसमें क्या है ना, कुछ कुछ इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, कंट्रोल सही से अप्रोप्रिएटली वर्क नहीं कर रहा, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आते थोड़ा नीचे चलते हैं, ये सब आप पढ़ लेना, एटीट्यूड रैशनलाइजेशन के बारे में क्या क्या पढ़ा हुआ है। या फिर ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज एविडेंस बाय द फॉलोइंग: डिफिकल्ट इन डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स दैट हैव एन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एंटिटी। तो ये सब चीज मतलब वो होता है आपको। अब रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस्ड मिस, अब रिस्क फैक्टर्स हम लोग पहले ऊपर पढ़े थे फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग की वजह से। अब पढ़ते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स में। तो इसमें सबसे पहले इंसेंटिव और प्रेशर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है किसी किसी इंप्लॉयज के, या कुछ उसका लोन, बड़ा लोन लिया हुआ है, वो बेचारा कैसे पे करे, तो वो उस चीज़ का फायदा उठाएगा। ठीक है। और उस चीज़ को वो अनड्यू एडवांटेज लेके, इलीगल एडवांटेज, अनजस्ट एडवांटेज लेके उस चीज़ को यूज़ करेगा। ठीक है। सपोज उसको 5 लाख किसी को देना है, वो डेटा को क्या क्या राइट ऑफ मार के वो 5 लाख कंपनी का जाके उसको पे कर दिया। तो ये सब चीज़ एम्प्लॉयज करते हैं, तो इससे अनड्यू एडवांटेज लिया जा सकता है। अब अपॉर्चुनिटी में क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड।
हाँ, आपके गल्ला वो बोलते हैं ना, बहुत सारे मारवाड़ियों में या बहुत सारे फॉर्म में अभी भी देखोगे कैश होता है। आजकल तो चलो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत होने लगे हैं, कंपनीज भी प्रेफर करती है, तो पर कुछ कुछ फॉर्म में अभी भी कैश। अब यहाँ पे जो रेड मूवी देखे थे ना, रेड मूवी स्पेशल 26, जिसमें अक्षय कुमार, बड़ा बाजार आया था कोलकाता में, एक बड़ा बाजार है वहाँ पे, क्या है ना, बोलते हैं ना सेठ लोग बैठते हैं, सेठ। तो वहाँ पे उन लोग गल्ला देखो ना, कैश से भर्ती पड़ा जाता है। तो वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी तो एम्प्लॉय को कि भैया चलो, मालिक तो गया खाना खाने, खा के सो रहे, दाल चावल खा के सो गए मालिक, तो मैं क्या करता हूँ, गल्ला से निकाल लेता हूँ। वो गल्ला से पैसा निकाल के भाग गया। अगले दिन आया नहीं, बोला मालिक मेरा तबीयत खराब हो गया, मेरे पैर में चोट लगे, मैं गाँव चला गया, मैं गाँव में मेरी दादी बीमार है, मेरी मम्मी बीमार है, तो वो बोल के चला गया, उसके बाद तो आया नहीं। ठीक है। और वो चीज़ पता भी नहीं चला सेठ को। सेठ तो अपना भाई मस्त है, भाई बहुत पैसा है हमारे पास, वो पान खा के एकदम मजे से बड़े बाजार में मजा कर रहा है। ठीक है। अब कुछ कुछ इन्वेंट्री जो कि स्मॉल साइज में, हाई वैल्यू में, हाई डिमांड में, तो वो सब उठा लिया। फिक्स एसेट, जैसे फिक्स एसेट का मैंने बोला था कि फिर गया तो फैक्ट्री में, गया देखा अरे ये तो पड़ा हुआ है, इसका तो कोई माँ बाप नहीं है, मैं उठा के ले चलता हूँ। ठीक है। तो वो चीज़ एम्प्लॉयज़ करते हैं। तो अब उसके बाद एटीट्यूड देखो, चेंजेस इन बिहेवियर, लाइफस्टाइल अचानक से देखा। पहले तो भैया वो नोकिया 1100 यूज कर रहा, अगला दिन देखा आईफोन 11, आईफोन 15, आईफोन 16 खरीद के लिया। इसके बाद इतना रुपए कहाँ से आ गए? तो ये सब चीज़ें पकड़ा जा सकता है। देखो ये सब कौन पकड़ेगा, किसका ड्यूटी होता है, मैनेजमेंट का या ऑडिटर का? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट देखा अरे ये एम्प्लॉय कल को भाई सस्ते फ़ोन यूज़ कर रहा था, आज इसके पास आईफोन 15 है, गाड़ी है, घर ले रहा है, क्या बात है, कुछ ना जरूर तो कुछ बात है, तो उसको बुलाया, "ए भाई तुम इतने का कर रहे हो?" तो बोला भाई मेरी बहुत सेविंग्स है। अच्छा ठीक है। पर मैनेजमेंट को शक हुआ, तो वो उसका हिस्ट्री निकाला, फिर अपने कंपनीज को देखा, तो पता चला भाई ये तो भाई वो मैं गड्डी लेके भाग गया, या मेरा असेट को कहीं और दे रहा है। तो ये सब से होता है। अब इसमें आता है वाई इवैल्यूएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स बाय ऑडिटर इज नेसेसरी। तो इसको पढ़ते रहो। द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर वन और मोर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स से ही पता चलेगा कि वो उसको फ्रॉड कैसे आइडेंटिफाई, बोलते हैं ना ऑडिटर कैसे करे, कैसे आइडेंटिफाई करेगा इसका मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स या कुछ रिस्क फैक्टर्स दिखेगा ना, तभी तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। देखो, वाइल फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मे नॉट नेसेसरली इंडिकेट द एक्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, they have often been present in circumstances where fraud have occurred and therefore may indicate risk of material misstatement due to fraud. The fact that fraud is usually concealed can make it very difficult to detect. Nevertheless, the auditor may identify fraud risk factors. ठीक है। तो किस लिए फ्रॉड ढूंढने, फ्रॉड मिसस्टेटमेंट ऑफ फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि देखो अब कोई उसको गलती पकड़ा, जरूरी नहीं कि फ्रॉड ही है, तो ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई, अब उसको आइडेंटिफाई करना ये फ्रॉड है कि नहीं, उसको फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स में ध्यान देना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली द डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट एंड वेदर इट इज टू बी कंसिडर्ड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ misstatement of financial statement due to fraud requires the exercise of professional judgment. प्रोफेशनल जजमेंट से बात करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है क्वेश्चनिंग माइंड। द ऑडिटर शैल मेंटेन अ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, recognizing the possibility that a material misstatement due to fraud could exist। ठीक है। तो उसके माइंड में हमेशा चलना है कि एक मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड हो सकता है। भाई कंपनी में सब कुछ सही नहीं है, कुछ ना कुछ तो गलत है, मैं ऑडिटर आया हूँ, मुझे पैसा किस बात की मिलेगी? अब देखो सीधा सा बात, मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ, ऑडिटर को ना जब फ्रॉड डिटेक्ट करता है ना, तो कंपनी उसे भाई लगता है कि हाँ ये ऑडिटर है, तो उसे अपना वो बोलता है ना रैपो बनाने के चक्कर में, या बोलते हैं ना अपना दिखाने के लिए, भाई मैं ऑडिटर हूँ, मैं तेरे कंपनी में आया, तू सब कुछ सही नहीं कर सकता, मेरा काम है तुझे सही करना। तो वो आएगा अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म माइंड में रखेगा, बोलेगा कि देखो भाई मेरे दिमाग में एक ही चीज है भाई, ये जनरल एंट्री पास किया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पे बोलते हैं ना इसी पे प्रद्युमन, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो वो आएगा, उसको ढूंढेगा, एंड उसका काम यही रहेगा। ठीक है। Unless the auditor has reason to believe the contrary, the auditor may accept records and documents as genuine। ठीक है। तो अब यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके आगे ये चीज है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ठीक। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला चीज पढ़ते हैं, डिस्कशन अमंग द मैनेजमेंट इंगेजमेंट टीम। देखो एक टीम होता है ऑडिट का, हमेशा ऑडिट एक अकेला आदमी करने नहीं जाता। कोई भी अच्छा कंपनी का ऑडिट करने जाओ तो एक टीम जाती है, तो उसके बीच में डिस्कस करेगा कि कैसे ससेप्टिबिलिटी या एक प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना होगा, कैसे वो अपना सब कुछ अपना एक एक बोल के एक एक, मतलब एक टीम को गाइड करेगा। एक इंगेजमेंट टीम लीडर का ना
काम होता है वो गाइड करे टीम को, चाहे वो आर्टिकल हो, मैनेजर हो, सीए हो, जो भी हो, उस लेवल को वो गाइड करेगा कि किस तरह से आपको फाइंड करना है, किस तरह से रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं तो उसमें पड़ता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज टू बी गेट टुवर्ड्स obtaining information for use in identify risk of material misstatement due to fraud। तो वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फिर अलग अलग सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करेगा एंड अलग अलग प्रोसेस, जैसे टेस्ट ऑफ डिटेल में सपोज एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर रहा है वो है, तो वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन करेगा, देखेगा, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेगा, डेटर है तो थर्ड पार्टी डेटर का कंफर्मेशन लेगा कि अच्छा ठीक है, डेटर मेरे बुक्स में दिख रहे 5 लाख रुपए है, डेटर ने भी बोला कि 5 लाख रुपए है तो ठीक है। अगर डेटर ने बोला 4 लाख रुपए तो फिर 5 लाख रुपए क्यों दिखा रहा है, तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेस अप्लाई करके वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। अब आता है रिस्पॉन्सेज टू द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अब देखो, अब in determining overall responses to address the assessed risk of material statement due to fraud at the financial statement level, the auditor shall assign and supervise personnel taking accounts of the knowledge, skill, and ability to the ability of the individuals to be given significant engagement responsibilities and the auditor's assessment of risk of material statement due to fraud and error। और उसके बाद बी पॉइंट क्या बोला, इवैल्यूएट वेदर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय द एंटिटी particularly those to subject measurement and complex transaction may be indicative of fraudulent financial reporting। Third, incorporate an element of unpredictability in selection of the nature। देखो सबसे पहला बात तो एक असाइन करेगा अच्छा टीम, एक अच्छा टीम बनाएगा, सुपरवाइज करेगा, गाइड करेगा। देखो सिर्फ टीम बनाने से नहीं होता, उसको सुपरविजन, सुपर गाइडेंस, सुपर बोलते हैं ना, अच्छा तरीके से मैनेज करना पड़ेगा टीम को। उसको एक एक देखना पड़ेगा कि जो भी इंडिविजुअल उस टीम में काम करे उसके बाद मतलब एथिकल एंड अप्रोप्रिएट उसके पास स्किल्स है क्या नहीं, उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट का प्रोसेस, ऑडिट का बोलते हैं ना, वो सबसे पहले जाते हैं तो चेकलिस्ट बनाते हैं ऑडिट का कि हाँ ये चीज़ करना है, तो उसको सब नॉलेज है उस एरिया का। सपोज अगर किसी आप और किसी अपने टीम मेंबर को बोले कि जाके तुम भाई देखो डेटा कैसा है, तो उसको एक्चुअल प्रोसेस पता होना चाहिए, डेटा को कैसे चेक करना है, वेरीफाई करना है, वाउच करना है, या फिर उस कंपनी का उसको प्रोसेस के बारे में पता चला, तो उसको पूरा सुपरवाइज करेगा, गाइड करेगा साथ साथ कि हाँ देखो वो क्या काम करे, तो उसको सुपरवाइज, जहाँ वो गलती करे या कोई चीज़ मिस करे तो उसको गाइड कर, देखो भाई तुम ये डॉक्यूमेंट लो या ये चीज़ चेक करो। ठीक है, अब उसके बाद कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी जो अप्लाई किया हुआ उसको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर समझो डिप्रिसिएशन में या कोई भी चीज़ में अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हो रहा है तो देखिएगा कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएटली कंपनी ने उसको सही से प्रेजेंट किया है, सही से यूज किया है। अब अनप्रिडिक्टेबिलिटी देखो, एक ऑडिटर एक पैटर्न फॉलो करने का, जैसे समझो अगर वो इनवॉइस चेकिंग कर रहा है तो पता चला हर 10th आइटम को पिक कर रहा है, तो वो एक प्रेडिक्टेबल हो गया, एम्प्लॉय को पता है, मैनेजमेंट को पता है कि भाई देखो ऑडिटर आएगा वो 10वां आइटम उठाएगा और चेक करेगा, तो मैं क्या करूँ, मैं 3-4 में अप्लाई कर दूँ। तो वो चीज़ नहीं, हमेशा एक अनप्रिडिक्टेबल नेचर होना चाहिए कि मैनेजमेंट को पता नहीं चलता कि ऑडिटर कब आके क्या मांग ले, तो वो एक अनप्रिडिक्टेबल नेचर होना चाहिए ऑडिटर का। ठीक है, अब उसके बाद ऑडिटर प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एट असर्शन लेवल। The auditor shall design and perform further audit procedures whose nature NTE&E is responsive to assess risk of material statement due to fraud at the assertion level। In doing so, the auditor may change nature, timing, and extent of audit procedures to obtain audit evidence that is more reliable and relevant to obtain additional information। For example, if auditor identifies that management is under pressure to meet earnings expectation, there may be a related risk that management is inflating sales by entering into sales agreement that includes that include terms that preclude revenue recognition or by invoicing sales before delivery। In these circumstances, the auditor may, for example, design external confirmation। जैसे मैं बोला ना अभी एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए डेटर को पूछा, या सेल्स कंफर्मेशन, या अब देखो सेल्स कंफर्मेशन है जैसे गेट मतलब देखो कंपनी के पास पावर है तो वो सेल्स इनवॉइस जनरेट कर लिया, या फिर कुछ कुछ अपना गेट पास बना लिया कि हाँ ये गुड में गुड आंसर है, जबकि एक्चुअल में गया नहीं, तो वो क्या करेगा, कस्टमर का बैंक का मतलब कस्टमर्स का लेजर चेक करेगा, या कस्टमर्स के साइन किया वो कॉपी, रिसीप्ट नोट जो कस्टमर रिसीव करके कॉपी जो देते हैं वो चेक करेगा कि हाँ कस्टमर को एक्चुअली रिसीव हुआ है क्या नहीं, तो ये सब चीज़ करेगा। फिर ऑडिटर प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबल रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल। ठीक है, जिसमें जैसे पहले बोला था टेस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ जनरल एंट्रीज चेक करेगा कि सही से पास हुआ है कि नहीं, कंट्रोल में को मैनेजमेंट जनरल एंट्रीज बहुत इधर उधर पास करते हैं, गलत पास करते हैं, तो वो चेक करेगा कि सही से अप्रोप्रिएटली पास हुआ है कि नहीं। फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अब जैसे समझो ग्रेचुइटी वैल्यूएशन, कंपनी दिखा रहा है 15 लाख का ग्रेचुइटी वैल्यूएशन, जबकि एज पर एक्चुएटर कुछ और आ रहा है, तो वो चेक करेगा एक्चुएटर से, हाँ भाई 15 लाख है कि नहीं, नहीं है तो फिर वो पूछेगा मैनेजमेंट से, तो अलग अलग तरीके से वो चेक करेगा। फिर इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, देखो
the auditor shall evaluate whether analytical procedure that are performed when forming an overall conclusion as to whether the financial statement as a whole are consistent with the auditor's understanding of the entity and its environment, indicate a previously unrecognized risk of material statement due to fraud. अब देखो, सिर्फ ऑडिट एविडेंस लेने से नहीं होता, उसको इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा. सपोज कोई भी अगर आपका इनवॉइस लिया या कोई भी चीज चेक कर रहा है ऑडिटर, वो उसका काम नहीं है कि सिर्फ लेके उसको डॉक्यूमेंट करेगा, बट उसको एनालाइज करेगा, इवैल्यूएट करेगा कि हाँ ये चीज़ सही है क्या नहीं. तो जब तक इवैल्यूएट नहीं करेगा तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये मिस स्टेटमेंट है क्या नहीं. तो whenever the auditor identifies a misstatement, the auditor shall evaluate whether such a misstatement is indicative of fraud. अब देखो misstatement भी पकड़ा गया, पहले ऑडिट एविडेंस को वो ढूंढा, इवैल्यूएट किया, उससे पता चला मिसस्टेटमेंट है. अब मिसस्टेटमेंट को फिर देखिएगा कि इंडिकेटिव फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं है तो फिर वो कुछ भी उसका रिपोर्टिंग है चेंज करवाएगा, बट फ्रॉड है तो फिर उसका अलग रिपोर्टिंग होता है. ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे. ठीक है. अब सर्कमस्टांसेस इन विच ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट. अब देखो कुछ फ्रॉड ऐसा हो गया, धमकी दे दिया एम्प्लॉय, ऑडिटर को बोला भाई देख तू अगर ज़्यादा इसमें वो किया, ज़्यादा खोची मारा या ज़्यादा मेरे को डिस्टर्ब किया भाई, मैं देख ले तेरा क्या होगा, तेरा बाल बच्चा तेरा परिवार है, दुख देख लो भाई, मेरा कुछ नहीं. तो क्या होता है ना, कुछ सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू एंगेजमेंट. भाई वो बोला भाई मुझे माफ करो, मैं चला, तुझे जो करना कर. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, द ऑडिटर encounters an exceptional circumstances that bring into question the auditor's ability to continue performing the auditor shall. देखो अब उसमें ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे पहला बात तो अपना प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करेगा. ठीक है. whether there is a requirement for the auditor to report to the person or persons who made the audit appointment. अब देखो जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट में हर लोग वैसा हो. समझो राम श्याम ने अपॉइंट किया ऑडिटर को और उसका एम्प्लॉय ने उसको धमकी दिया, तो वो राम श्याम को जाके बोला देखो देखिए जी, आपके इस एम्प्लॉय ने मुझे धमकी दिया एंड इस वजह से मैं ये एक्शन ले रहा हूँ, मैं एंगेजमेंट में मुझे काम नहीं करना. तो वो जाके रिपोर्ट करेगा. या फिर विदड्रॉ करने के बाद विदड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट इज लीगली परमिटेड. कुछ कुछ जगह परमिट भी नहीं होता, बट हाँ कुछ कुछ जगह परमिट किया कि हाँ विदड्रॉ कर लो. तो क्या करें, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से एंड दो चार्जेस गवर्नेंस से डिस्कस करेगा और रीजन बताया कि मैं क्यों विदड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है. इफ अब जब वो विदड्रॉ कर रहा है ना, तो सबसे पहला तो मैनेजमेंट को बताएगा, और दूसरा डिटरमाइन वेयर देयर इज अ प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट. तो लीगल में कि आर ओ को या किसी भी मतलब गवर्नमेंट को या अपर या कोर्ट में या कहीं भी आपको उसको चीज़ को उसको अगर प्रेजेंट करना पड़ेगा या रेगुलेटरी अथॉरिटी को उसको बताना पड़ेगा, तो उसको वो चीज़ रीजन बता के जाना पड़ेगा. अब आता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. द ऑडिटर शैल रिप्रेजेंट obtain written representation from management and where applicable दो चार्ज विद गवर्नेंस. अब देखो एमआरएल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन बोल लो या जनरल मैनेजमेंट जीएमसी जनरल मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन बोल लो. ये क्या होता है, जो भी चीज़ में मैनेजमेंट सर्टिफाई करके देगा ऑडिटर को, इसमें ऑडिटर को सर्टिफाई करके देगा कि मैंने जो भी आपको एविडेंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स या कुछ भी जो भी मैंने आपके सामने प्रोड्यूस किया है वो सच है. जैसे बोलते हैं ना लॉ कोर्ट में आके मैं गीता का कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, वैसे वो ऑडिटर को बात बोलता है देख ऑडिटर देख तेरा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, मैं इसमें बोलता हूँ कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ तुझे बताया सब सच कहा, सच के अलावा कुछ नहीं कहा. उसमें और भी इन लोग दोनों जन अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करेगा कि देखो भाई तेरा काम है इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मेरा काम है ऑडिट करना, तो भाई अपना काम तू देख, मैं अपना काम देखूंगा. ठीक है. फिर कोई भी अगर मैनेजमेंट को कोई मिस स्टेटमेंट पता चला या फ्रॉड पता चला तो वो ऑडिटर को बताएगा, डिस्क्लोज करेगा. दे हैव डिस्क्लोज टू द ऑडिटर द नॉलेज ऑफ फ्रॉड सस्पेक्टेड फ्रॉड अफेक्टिंग द एंटिटी इन्वॉल्विंग, ये सब चीज़ भी बताएगा. फिर दे हैव डिस्क्लोज टू द ऑडिटर द नॉलेज ऑफ एनी एलिगेशन ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड. ठीक है. ये सब चीज़. अब कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट एंड विद दो चार्ज विद गवर्नमेंट. इफ द ऑडिट अब देखो ऑडिटर जब आइडेंटिफाई कर लेता है ना फ्रॉड, तो वो क्या करेगा, ऑब्टेन किया इन्फॉर्मेशन, उसको पता चला फ्रॉड है, तो सबसे पहले जाके वो टाइमली बेसिस पे, ये नहीं कि भाई ऑडिट खत्म हो गया उसके बाद बोलता है साइन करेगा, अरे भाई TCW जी ऐसा ऐसा फ्रॉड पकड़ा था, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैंने आपको बताया नहीं, बट हाँ मैंने फिर वो ठीक करा. भाई तेरा काम है, जैसे जिस वक्त तुझे आज पता चला, तो अगर तू खाना खाते खाते भी तुझे पता चला तो तुझे जाके बोलना पड़ेगा. मैं कहने का मतलब ये है कि ऑन अ रियल टाइम बेसिस उसको जाके बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. अनलेस ऑल ऑफ दो चार्ज विद गवर्नेंस इन्वॉल्व. अब देखो पता चला TCW जी ही इन्वॉल्व है, तो वो जाके उसको तो बोलेगा नहीं भाई भाई मेरे को पता चला तुमने फ्रॉड किया, देखा तो मैं तुझे जाके बताऊँ कि तूने फ्रॉड किया, ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है. तो
अगर मैनेजमेंट जिसको लगता है कि हाँ मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्वमेंट, तो जाके वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बताएगा। अब उसके बाद कम्युनिकेशन टू रेगुलेटरी, वैसे मैंने बताया था कि कम्युनिकेट करेगा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को कि हाँ ये चीज़ फ्रॉड हो रहा है या ये चीज़ ऐसा इस कंपनी में घोटाला है, आरबीआई को बताएगा। तो ये सब चीज़ बताएगा। अब उसका डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑडिट में। अगर देखो भैया आपको अपना कोर्ट से बचना है, अगर कोई फ्रॉड पता चला कंपनी में, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगा, वो ऑडिटर को भी घसीट लेगा अपने अंदर में। तो ऑडिटर क्या बोलेगा, देखो मैंने डॉक्यूमेंटेशन करके रखा, देखो मैंने डॉक्यूमेंटेशन करके रखा, एंड इसके साथ मुझे पता चला कि ये चीज़ मैंने था, मैंने आइडेंटिफाई किया, मैंने बताया भी था, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया या एक्शन लिया गया, जो भी वो डॉक्यूमेंट करके बताया कि हाँ मैंने ये प्रोसीजर था अप्लाई किया। अगर सही से ऑडिटर प्रोसीजर अप्लाई किया और फिर भी नहीं डिटेक्ट कर पाया, तो भाई बेचारे की गलती नहीं, भाई वो इंसान है, वो ऑडिटर है, वो कंपनी का मालिक नहीं है जो उसको सब कुछ पता रहेगा। तो ठीक है, वो जो भी डिसीजन पे रीच किया, जजमेंट फॉर्म किया, कैसे वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन व्यू अप्लाई किया, तो सबके पास उसका रीजन है, तो भाई वो इसका एक डॉक्यूमेंटेशन करेगा। सो द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन अबाउट फ्रॉड मेड टू मैनेजमेंट दो चार्जेस गवर्नमेंट रेगुलेटर ऑडिटर, सब कुछ जो भी कम्युनिकेशन हुआ कुछ भी हुआ वो सब कुछ डॉक्यूमेंट करके रखेगा। सो ये था ऐसे 240 के बारे में। ठीक है, ये मैंने आईसीआई मैट से पढ़ा, आप लोग भी आईसीआई मैट से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी मैट बनाई हुई आईसीआई के। ठीक है, इसको फॉलो करो। कुछ भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, या कोई भी आप मुझे पूछ लो डाउट, कोई भी डाउट हो कुछ भी चीज़ के बारे में आप मेरे को पिंक करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इसको आप जैसे जितना भी सिंपल करो, जिसको रिलेट करो प्रैक्टिकल लाइफ से। एंड सबसे पहला बात, इसको जितना आप इजी बना सको करो, जितना आप इसको इंटरेस्टिंगली करो। देखो आप सोचो कि आप ऑडिटर, आप सीए बन चुके हो, आप कंपनी में ऑडिट करना एंड आपका काम है फ्रॉड को ढूंढना। फ्रॉड ढूंढना क्या आपका काम है? नहीं, फ्रॉड ढूंढना किसका काम है? मैंने क्या बोला था, मैनेजमेंट का काम है। आपको आइडेंटिफाई करना है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। तो देखिए आप ऐसे 240 को कैसे याद करने बताएगा, 240 यानी 40 चोर, अलीबाबा 40 चोर, 40 चोर यानी फ्रॉड। अलीबाबा मतलब ए से आया ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ पढ़ो, कोई भी दिक्कत हो ऑल द बेस्ट। अगर आप अच्छे से पढ़ो, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे पूछो, आगे और भी ऐसे का सीरीज आते रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पे ही क्लोज करता हूँ। अच्छा लगा हो या कुछ भी गलती हो तो मुझे बताओ। ठीक है, मैं अभी ऐसे नया नया स्टार्ट करो, तो कुछ भी गलती हो तो आप मुझे बता सकते हो कि सर आपने या यहाँ पे ये गलत पॉइंट हाईलाइट किया, तो मैं उसे रेक्टिफाई करूँगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो, मैंने यहाँ पे बस एक ब्रीफ बताया है ऐसे 240 के बारे में, ताकि अब जब आप खुद को देखो ऑडिट को खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। कुछ कोई दिक्कत हो इस चीज़ का हेल्प लो पहले। ये वीडियो एक्चुअली अब मैं आपको याद नहीं कर रहा, मैं आपको इसका जिस्ट दे रहा हूँ, ताकि जब आप नेक्स्ट को पढ़ने स्टार्ट करोगे ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे है। एंड आपको एक एक कुछ कुछ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देते गया, आगे भी ऐसे मैं ऐसे देते रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसे यूट्यूब में बोला जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जिन लोगों को भी एग्जाम्स अच्छे से पढ़ाई करो, एंड बाय बाय।